लाइव जाता हूँ फिर अभी। हाय गाइस। We'll hold on for a few minutes, then we'll start. Hi Unmesh, hi Unnati. Hi Sneha, thanks for joining the session. Oh, thanks. Okay, so as we all know, in today's session, we're going to talk about SNAP and NMAT examinations, but for Quant section. So for Quant section, students have doubts, then why, what questions should we attempt? Or how many questions are attempting will be a good attempt for SNAP or NMAT examination? So ये कुछ डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं। एंड वो टॉपिक्स कौन से होंगे जहां से हमें क्वेश्चंस करने हैं, ऐसे कई तरीके के डाउट्स आते हैं। बट बिफोर मूविंग दैट कि हाँ कौन से टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं फिर क्या करना है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन टू अटेम्प्ट द ओरल कॉन सेक्शन फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन. So to attempt any of the examination with respect to con section, the first and foremost thing that you guys keep in mind is what is your strength and what is your weakness. Because this thing answers your
most of the question, that what questions you're gonna attempt and what questions you're gonna leave. Because the examinations like SNAP that has a negative marking, that also has a time limitation. So you have to be precautious about the thing. आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, क्या वो गिवन टाइम में सॉल्व किया जा सकता है या राइट आंसर लाया जा सकता है? अगर जिस टाइम पे आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, उस टाइम पे आपको पता नहीं है दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन द गिवन टाइम, दैट विल दैट मे कंज्यूम योर मोस्ट ऑफ द टाइम. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अज्यूम करता हूँ कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो मुझे लग रहा है कि मैं 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ. बट वेन आई एम सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, आई एम थिंकिंग कि लेट से 1 मिनट इन्वेस्ट हो गया है, शायद अगले 30 सेकंड में आंसर आ जाए, या फिर शायद उसकी अगले 1 मिनट में आंसर आ जाए. अगर ये चीजें आती है आपके दिमाग में, उसी टाइम उस क्वेश्चन को छोड़ के आपको आगे बढ़ना हो. बिकॉज इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन, देन यू शुड नॉट इन्वेस्ट टाइम इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. बिकॉज एग्जाम लाइक स्नैप दैट हैज अ टाइम लिमिटेशन, बिकॉज गिवन टाइम में आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करना है, 60 मिनट 60 क्वेश्चन. आप किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते. There should be a proper allocation of time between the sections, also the questions that you are attempting. And साइड बाय साइड अगर मैं एनमेट एग्जाम की बात करूँ, तो जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहां पे हमें क्या अप्रोच रखना चाहिए? यहाँ पे भी अगर हम वही बात करेंगे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स एंड वीक टॉपिक्स की. द क्वेश्चंस आर इन सीक्वेंस, एक के बाद दूसरा क्वेश्चन आता जाता है. इन दैट सिचुएशन, अगर आपको क्वेश्चन को रीड करके लगता है कि मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला, देन व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दैट क्वेश्चन? बिकॉज टाइमर तो चल रहा है ना. तो अगर टाइमर चल रहा है, एक क्वेश्चन में आपने लेट से 5 मिनट डाल दिए, तो अगला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन आएगा आएगा, लेकिन एट द एंड वाले क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे ना. क्या पता आखिर में क्वेश्चंस कैसे आने वाले. डू यू नो दैट? नो, यू डोंट नो फॉर एनमेट एग्जामिनेशन. सो दैट इज वाई अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए अनश्योर हैं, तो आप उसमें टाइम मत डालिए. दैट इज इट अबाउट कौन सेक्शन, चाहे वो स्नैप हो चाहे वो एनमेट एग्जामिनेशन हो. This is the first and foremost thing that you should keep in mind. Hi Ditya, hi Deepesh. So, as I said, you should focus on strength and weakness. Accordingly, you should invest your time and do not invest in the question that you're not sure about. Next thing, next thing, if I talk about, let's say, SNAP as well as NMAT के perspective से अगर हम टॉपिक्स की बात करें, जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सो आई कैन से लेट्स से ज्योमेट्री से हमें देखने को मिलेंगे एंड स्नैप एग्जामिनेशन में लेट्स से 4 to 5 क्वेश्चंस. एनमेट में थोड़े ज्यादा देखने को मिल सकते हैं हमें, लेट्स से अराउंड इट कैन बी अराउंड 8 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन अप्रॉक्स. एंड इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से अलजेब्रा के क्वेश्चंस, एंड इन स्नैप एग्जामिनेशन लेट्स से देयर विल बी अराउंड 3 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस. एंड इन एनमेट एग्जामिनेशन अगेन इट कैन बी अराउंड 5 6 क्वेश्चंस. If I talk about arithmetic overall, that includes your ratio, proportion, percentage, profit and loss, everything. Arithmetic अगर हम बात करें, over here it can be around 8 questions, and over here it can be around let's say around 13 14 questions, or more than that also 13 15 question. I'm let's say assuming. And apart from that, let's say PNC probability की बात कर लेते हैं. Over here it can be 1 to 2 questions, and over here it can be around 4 to 5 questions. So this is the thing that you should keep in mind. जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, जो आपने टॉपिक्स रिवाइज किए हैं, अगर मुझे लगता है कि मैं स्नैप एग्जामिनेशन दे रहा हूँ और मुझे पीएनसी प्रोबेबिलिटी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, देन फॉर दैट 1 to 2 क्वेश्चन शुड आई इग्नोर दीज क्वेश्चन जो यहाँ से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन में कर सकता हूँ. बिकॉज अगर मुझे इस टॉपिक में श्योरिटी नहीं है, देन आई विल बी इन्वेस्टिंग मोर देन अ मिनट और 2 मिनट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. But if you are going for NMAT, then you can invest that much time accordingly कि आपका वो स्ट्रेंथ है या नहीं है. अरिथमेटिक में देखते हैं आप 8 क्वेश्चन या 13 और 14 क्वेश्चन देखने को मिलता है. अलजेब्रा में 3 to 4 और 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है. तो जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है एंड साथ ही साथ क्या वो टॉपिक आपका स्ट्रेंथ है या नहीं है, ये दो चीजें आपको पैरेलली एनालाइज करनी होंगी. ओनली देन यू कैन गेट टू नो कि हाँ मुझे वो टॉपिक कितना अच्छे से प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है, so that I'll be able to do that in examination or when are you attempting mocks.
जब मॉक्स अटेम्प्ट करो तो एक थोड़ा तो आइडिया आ जाता है ना, दैट इज नॉट द एक्चुअल पेपर. यू शुड नॉट जज कि मॉक में मुझे इतने स्कोर है तो मुझे इतने एग्जाम में स्कोर आएंगे. चीजें ऊपर नीचे होती हैं एट द एग्जाम डे, आपकी चीजें कैसे, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, वो सारी चीजें काफी पैरामीटर जज होते हैं, तब जाके आपका स्कोर आता है. बट सिर्फ और सिर्फ मॉक के बेसिस पे आप ये नहीं जज कर सकते आपका स्कोर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. इट्स ऑल ऑन योर, आई कैन से, आप कैसा सोच रखते हो उस टाइम पे. ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, आप कैसा कॉन्फिडेंस रखते हो एट द टाइम ऑफ व्हेन आर यू अटेम्प्टिंग मॉक और द एग्जामिनेशन. सो दैट इज हाउ इट इज. तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है. सो एज आई मेंशन द टॉपिक्स, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. So on that basis, you should prepare the question. Let's say if I talk about geometry, तो you should revise the formulas of mensuration. Mensuration formulas मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा रिवाइज करने में. आप सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो. अलजेब्रा के अंदर आपको क्या रिवाइज करना है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दैट थिंग, वो सारी चीजें रिवाइज करनी है. अरिथमेटिक की बात करें, आपको परसेंटेज का फॉर्मूला, रेशियो का कंपैरिजन, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला, सिंपल एंड डिस्कम्पाउंड का फॉर्मूला, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीजें, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये सारी चीजें रिवाइज करनी है. जस्ट फॉर्मूला एक बार गो थ्रू करना है, थोड़े एग्जांपल्स गो थ्रू करना है. दैट इज द थिंग यू हैव टू डू. पीएनसी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम देख लेते हैं पीएनसी प्रोबेबिलिटी में, अगेन यहाँ पे छोटे मोटे फॉर्मूले अपने, दैट इज व्हाट यू हैव टू गो थ्रू. अब मैं ये नहीं बोलता कि अगर आपको बिल्कुल नहीं पता लेट्स से इसके बारे में या फिर इसके बारे में, तो आप बेसिक से करने बैठ जाओ बच्चे 2 दिनों में, या फिर अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है स्नैप एग्जामिनेशन, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. बच्चे 2 दिनों में, अगर आपका पहला स्नैप का टेस्ट है, यू शुड नॉट गो कि आप बेसिक से पढ़ने बैठ जाओ उस चीज को. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. बिकॉज स्नैप एग्जामिनेशन इज टाइम बेस्ड एग्जामिनेशन. तो आपको टाइम मैनेज करना है. आप क्वेश्चन तो भर भर के मिलने वाले हैं. एंड मैट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की कमी नहीं है. ऑल यू हैव टू मैनेज योर परफॉर्मेंस. दैट्स इट, दैट यू हैव टू फोकस ऑन. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड ऑल्सो टॉक अबाउट कि हाँ, अप्रोच क्या रखना है व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन. Okay, now let's first of all talk about SNAP examination. So for the SNAP examination, I'll suggest you guys कि आप पहले LR और वर्बल सेक्शन को निपटा लीजिए. Why I'm saying this thing to you guys कि आप पहले LR और वर्बल सेक्शन को निपटा लीजिए, because if you are doing the quant section पहले, तो you won't be able to divide your time इन गिवन सेक्शन. बिकॉज अगर आपने पहले लेट्स से सोच भी लिया कि मैं 20 मिनट्स डालने वाला हूँ कौन सेक्शन में, और मैं यही 5 से 10 क्वेश्चन जो करना चाहता हूँ कर लूंगा, लेकिन उस पहले 5 से 10 मिनट में आप अपने सर पे टेंशन डाल रहे हो कि हाँ, ये क्वेश्चंस बनेंगे नहीं बनेंगे, अगर बन गए तो अच्छी बात, नहीं बने यू विल डिमोटिवेट योर सेल्फ कि हाँ गिवन टाइम है, मैंने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन कर पाया, फिर नहीं हो पाया, फिर हो पाया, डिपेंड ऑन द सिचुएशन. तो शुरुआत में उस चीज का बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है. वो चीज आप लास्ट के लिए बचा के रखो. अगर आपने एलआर सेक्शन, वर्बल सेक्शन की मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गिवन टाइम, एलोकेटेड टाइम में कर लिया है, एंड द रिमेनिंग टाइम में आप क्वांट के बचे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो, देन दैट विल बूस्ट योर स्कोर ओवर दी क्वांट एंड एलआर सेक्शन, सॉरी वर्बल एंड एलआर सेक्शन. बट अगर आपने पहले क्वांट में ऊपर नीचे चीजें कर ली, तो आप बाकी सेक्शन में भी उसका चीजों में ऊपर नीचे कर सकते हो. चीजें वहां पे कंट्रोल में नहीं रहेंगी कि आपका दिमाग थोड़ा सा अनबैलेंस है कि आपने कौन सेक्शन में चीजों में कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर उसका परफॉर्मेंस आपके दूसरे सेक्शन में जा रहा है, दैट विल बी बैड फॉर यू गाइस. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपको कौन सेक्शन थोड़ी देर बाद करना है, थोड़ा सा रोक के रखना है खुद को क्वेश्चंस को करने के लिए. सो दैट्स व्हाई आई सेड पहले वर्बल कर लो, एनएलआर कर लो, फिर कौन पे आओ. लेट्स से इफ आई गिव अ रैंडम नंबर्स कि कितना टाइम डालना है वर्बल और एलआर सेक्शन में. लेट्स से इफ इन्वेस्टिंग 10 minutes for the 15 question that you are attempting in verbal section. For LR section, if I'm saying, let's say if you're investing 30 or 35 minutes, even though that is also not bad. 35-30 मिनट्स में भी इसके 25-25 क्वेश्चंस कर रहे हो तो भी चीजें ठीक है. बचे हुए जो आपको 15 से 20 मिनट होते हैं, वो आप डाल सकते हो कौन सेक्शन में. बचे हुए जो 15 से 20 क्वेश्चन है वो आप कौन सेक्शन में डालो, निकालो 8 से 10 क्वेश्चन, यू विल गोना रॉक. इफ आई एम सेइंग इस 10 मिनट में आपने यहाँ पे 15 क्वेश्चंस किए, आई एम नॉट सेइंग 15 के 15 राइट होंगे, बट यू कैन स्कोर अराउंड लेट्स से 12 मार्क्स और 13 मार्क्स इन वर्बल सेक्शन. एलआर सेक्शन में आउट ऑफ व्हेन आर इन्वेस्टिंग मोर टाइम इन योर एलआर सेक्शन, देन यू लुक फॉर एक्यूरेसी. यस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग.
when examination has negative marking, you should look for accuracy whenever you are attempting the questions. Why it is like that कि accuracy focus करना है? Because अगर मैंने कोई एक एक्स क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं मुझे लग रहा है इसका आंसर वो नहीं है, फिर भी मैं टिक कर रहा हूँ, देन व्हाट विल हैपन? आपका मार्क मिलने के बजाय आपका 0.5 कट, 0.25 कट हो रहा है। तो क्या फायदा है उस क्वेश्चन करने का? भले आपने 1 से 2 मिनट डाले हैं, लेकिन आपका आंसर नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, देन व्हाई आर यू सेलेक्टिंग एनी ऑप्शन? सो आपका मार्क्स तो वहां पे कट होने वाला है। So that is why you should look for accuracy. But whatever your question attempting, just see कि आपने उसका आंसर जो सेलेक्ट किया क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है। ऑन दैट बेसिस आप परफॉर्मेंस को यहाँ पे जज कर सकते हो, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो एज आई वाज सेइंग कि हाँ, लेट्स से वर्बल सेक्शन में 10 मिनट में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 12 से 13 मार्क्स आ चुके हैं अप्रोक्स, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इसमें अपने पूरे 25 के 25 क्वेश्चन करे, लेट्स से यू गॉट 22 और 23 मार्क्स ओवर हियर ऑल्सो, राइट? In this situation, you have your score around 34 or 36, और अगर आपने 34 36 के आसपास आपका स्कोर पहुंच चुका है, देन दैट इज अ रियली गुड स्कोर फॉर योर स्नैप एग्जामिनेशन। बाकी बचे हुए जो 15 से 20 मिनट में है, उसमें आप गलत क्वेश्चन नहीं करें। पहली बात, क्वेश्चंस को गलत टिक करके नहीं आना है। बचे हुए भले 2 क्वेश्चन करके, 4 क्वेश्चन करके आ रहे हो, 5 क्वेश्चन करके आ रहे हो, लेकिन वो राइट क्वेश्चन टिक करोगे जो बचे हुए टाइम में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन में आप डाल रहे हो टाइम, इट्स अप टू यू ओनली। तो जस्ट गो फॉर राइट एक्स्ट्रा। अगर लेट्स से आपने यहाँ पे 5 6 क्वेश्चन और निकाल लिए, देन दैट इज वेल एंड गुड, यूर क्रॉसिंग 40 मार्क्स अप्रॉक्स। अगर 40 मार्क्स क्रॉस हो गया, फॉर श्योर स्कोर इज गोइंग अप अबव 95 और 96। So that is the approach you should keep for SNAP examination. Now let's also talk about NMAT examination. So when I'm talking about NMAT, so NMAT has, we have 36 questions. So in that 36 questions, again as I've mentioned कि हाँ कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, अब वो क्वेश्चन आपको रैंडमली देखने को मिल रहा है। नाउ इन दैट सिचुएशन, व्हेन आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन रीड किया, आपको लग रहा है कि हाँ मैं सॉल्व कर सकता हूँ 1 मिनट 2 मिनट में या 3 मिनट में, लग से चलेगा, यू कैन इन्वेस्ट 2 to 3 मिनट्स, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इन दैट सिचुएशन, आपने 2 मिनट इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको लग रहा है कि यार नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई ना कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके दूसरे क्वेश्चन पे यहाँ पे आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आपने इस 2 मिनट में जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसी बेसिस पे आप एक ऑप्शन के क्लोज पहुंच सकते हो कि हाँ ये ऑप्शन मेरा हो सकता है। जो अप्रोच आप स्नैप में नहीं फॉलो करने वाले, बल्कि एनमेट में फॉलो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो दैट इज वाई, अगर आपने उस सिचुएशन को फॉलो किया, तो दैट आप एक करीब का ऑप्शन जज कर पाओ। एक रैंडम तुक्का मारने से अच्छा है एक कैलकुलेटेड तुक्का मारो ना। सो दैट इज थिंग यू शुड कीप इन माइंड। सो ऐसे करके वन बाय वन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जा सकते हो। एंड सेकेंडरी थिंग, आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, इन दैट मच इन्वेस्टिंग इन पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। तो अगर आपने टाइम का भी ध्यान रखा, तो इधर इस सिचुएशन पे आप जाते हैं। तो अगर आप 36 क्वेश्चंस में से, मैं बोलूंगा रैंडमली, आपने अगर 25 26 क्वेश्चन भी कर लिए, तो भी दैट इज वेल एंड गुड। वी हैव 52 मिनट्स, वी हैव 52 मिनट्स फॉर योर कॉन सेक्शन। तो अगर आपने 26 क्वेश्चन का भी टारगेट रखा है, तो आपके पास फिर भी 2 मिनट पर क्वेश्चन है। दैट इज नॉट बैड टाइम। मैं नहीं बोलूँ कि सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो आप कर सकते हो। ऑन दैट बेसिस यू हैव 2 मिनट्स each question, so that you can get accurate over here also. So these two things you should keep in mind if you're attempting SNAP as well as NMAT examination. Okay. So that was all about the basic criteria or the approach regarding the SNAP and NMAT examination का कौन section. Okay. Is there any doubt? Hi Chaitanya. I hope things are making sense.
Okay, so what we're gonna do is I'll show you a PDF. Okay, so in that PDF, we'll see few questions, and will decide should we solve that question in the we will be able to that do that question in the given time or not. The first and foremost thing you should think about the question is जब आप रीड करो उस क्वेश्चन को, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे इन द गिवन टाइम. ओके, so now let's see that PDF only. Okay, so for the con section, there are few questions that are random question. इसका कुछ लेना देना नहीं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा. ओके, तो ऐसा सोच के मत जाओ कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा. सो इस सिचुएशन पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है. सो हमें पहला क्वेश्चन दिख रहा है, दैट इज क्वेश्चन ऑफ एवरेज. यस. एंड दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, अगेन इट इज आउट ऑफ पार्टनर्स बिजनेस. पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, बेसिकली रेशियो का क्वेश्चन है. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ परसेंटेज का क्वेश्चन. सारे क्वेश्चन परसेंटेज की बात कर रहे हैं इसमें. परसेंटेज से वैल्यू ढूंढ के निकालो. तीसरा क्वेश्चन मुझे नजर आ गया, राइट. And if I look another question number 4, again it is out of percentage only. If I look fifth question is basically out of time and work only, right? And sixth question basically out of mensuration only. Seventh questions numbers का question हो गया हमारा. Eighth question time space and time and work related question हो गया हमारा. And ninth and tenth question अगर हम देखते हैं, that is out of your data interpretation. Yes, there can be few questions out of data interpretation also in SNAP and NMAT examination. अब डेटा इंप्रेशन की अगर हम बात करें, दैट आस्क्स द बेसिक क्वेश्चन रिगार्डिंग एवरेज, रिगार्डिंग परसेंटेज, रिगार्डिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ये तीन चीजें आपकी बेसिक पूछी जाती हैं किसी भी डेटा इंप्रेशन के क्वेश्चन में. एंड ऑब्वियसली यू शुड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन द क्वेश्चन. इफ आई रीड द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट सेइंग, फॉर हाउ मच, for how many months in year 2019 the percentage changes in monthly profits was positive. What it is asking? It is asking about percentage change only. So when it is asking about percentage change, then it is out of percentage only. तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना है एंड आउट ऑफ दैट आपको यहाँ पे आंसर करना है. Now let's start from this question only. So it is asking for how many years, for how many months, sorry, year 2019, the percentage change in monthly profit was positive. Now what is mean by positive profit? Obviously बात है, loss नहीं होना चाहिए वहां पे. And there should be increment in values. There should be increment in values. तभी मैं बोलूंगा उसको positive profit है. तो आप फिगर को देख के बता सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये सिचुएशन फॉलो हो रही है यहाँ पे, तो आपका पहले साल में 20 दिख रहा है प्रॉफिट. अब मैं इसको कंपेयर कैसे करूं? क्या यहाँ पे कोई कंपैरिजन करने के लिए पीछे है कोई वैल्यू? नहीं है. तो यहाँ पे तो कुछ कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है. लेकिन यहाँ पे वैल्यू नीचे गई है, तो क्या ये पॉजिटिव प्रॉफिट है? बिल्कुल नहीं है. लेकिन अब यहाँ से जब मैं कंपैरिजन लेके जाऊंगा तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हुई है. यस, देयर इज अ इंक्रीमेंट. एंड अगेन यहाँ जब मैं कंपैरिजन करूंगा यहाँ पे भी इंक्रीमेंट है. तो मुझे दो बार इंक्रीमेंट नजर आया, लेकिन अब यहाँ पे डिक्रीमेंट और यहाँ पे भी डिक्रीमेंट हो रहा है. So what I got to know, the percentage change of profit was positive for how many times? 2 times. Because I can see यहाँ पे दो बार ही हो रहा है. और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत थी इसमें? बिल्कुल नहीं थी. So that is how you gonna compare the values. That was about the 9 question. I hope this was easy. Yes. Okay. So now let's also see the question number 10. Question number 10 is saying if percentage change in profit from September to October is same as percentage change in profits from July to August. Now what is comparison between? यहाँ पे अक्टूबर मंथ है नहीं, यहाँ पे वैल्यू तो सिर्फ सितंबर तक है, लेकिन इन्होंने एक कंपैरेटिव वैल्यू दी हुई है कि अक्टूबर के मंथ में क्या चेंज होगा. दैट विल बी सेम एज इट इज, जैसा कि हमें देखने को मिला है जुलाई और अगस्त के बीच में, वही हमें सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलेगा.
तो जुलाई और अगस्त में चेंज क्या देखने मिला, जुलाई से अगस्त में वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो क्या बोला, जितना परसेंट कम हुआ है सेम परसेंट यहाँ पे भी चेंज होगा, तो मतलब यहाँ पे भी वैल्यू कम होने वाली है। तो अगर मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन करने जाऊँ या फिर परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला अप्लाई करने जाऊँ, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या कहता है, द चेंज इन वैल्यू आउट ऑफ प्रीवियस वैल्यू इनटू 100। तो व्हाट इज चेंज इन द वैल्यू, 95 माइनस 70 दैट इज 25 आउट ऑफ 95 इनटू 100, राइट। अब यहाँ पे अगर मुझे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली सो दैट आपका कैलकुलेशन इंटेंसिव ना हो, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर जैसा मैं देख पा रहा हूँ, इफ इट इज 25 एंड इट इज 95, इफ आई एम अज्यूमिंग दैट एज 100, इफ आई एम अज्यूमिंग दिस वैल्यू एज 100, तो ये 25% होगा। लेकिन अगर 95 है तो मतलब ये वैल्यू 25% से ज्यादा वैल्यू होने वाली, लेट्स से 26% अप्रॉक्स पकड़ ले रहा हूँ। लेकिन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ही करना है, तो इसको मैं 25% पकड़ लेता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन काफी आसान हो जाए। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू अप्रोक्स 25% कम हुई है। सेम विल अप्लाई फॉर सितंबर टू अक्टूबर। अब सितंबर से 25% वैल्यू कम करनी है, तो 20 का 25% मतलब वन फोर्थ पार्ट। वन फोर्थ पार्ट कितना होता है, 5 होता है। तो मतलब 20 से 5 मुझे कम करना पड़ेगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 15 बचेगा। अप्रोक्स 15 बचना चाहिए, एंड ऑल वैल्यूज आर बहुत दूर, तो आसानी से मैं 15 सेलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि आप मुझे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ही करना था। सो दैट इज हाउ द थिंग इज। ओके, सो दीज वर टू क्वेश्चंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन जहां पे हमने देखा विथ दिस सिंपल कैलकुलेशंस वी गॉट द आंसर। अब यही क्वेश्चन हमें डिफरेंट फिगर के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। लाइक यहाँ पे हमें टेप बार ग्राफ मिला, इट कैन बी आउट ऑफ पाई, it can be out of line graph, it can be out of table. We just have to understand the information. That is the important part. Whenever you see a question, just read the question properly. आपका आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है। क्यों सॉल्व हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करके आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है, विल आई बी एबल टू सॉल्व इट और नॉट। अगर आपके दिमाग में पिक्चर नहीं आती है तो आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, पर टाइम तो है नहीं। फिर क्या किया जाए, इट्स बेटर यू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, ठीक है। बट बाय रीडिंग द क्वेश्चन यू शुड गेट टू नो कि हाँ, विल आई बी एबल टू सॉल्व इट और नॉट। ये थोड़ी सी हाँ 70-30% की चीजें होती है कि हाँ 70% समझ में आता है कि हाँ हो जाएगा, 30% नहीं आता, पर हो सकता है, उतना चल जाता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स ऊपर के क्वेश्चन भी देखते हैं थोड़े। ओके, सो इफ आई टेल यू to solve this question number 5, just go through this question number 5 and in 1 minute try to solve this question randomly. Till then I'll look at the chats. Okay, now let's see the question number 5. So what it's talking about. So question number 5 saying he can do a work in 21 days. Okay, that's nice. B is 40% more efficient than A. Now, whenever you see a question of time and work and it is talking about efficiency. Now, if I give a simple example, if I'm saying person A is more efficient than person B, तो आप efficiency को जज कैसे करते हो, या तो वो टाइम कम लगा रहा है या तो वो काम ज्यादा कर रहा है। पर आप टाइम कम लगाने वाला सिचुएशन अज्यूम करोगे, थोड़ी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन, लेकिन आप ऐसा अज्यूम करो काम ज्यादा कर रहा है। तो अगर मैं अज्यूम करूं पर्सन ए 1 यूनिट का काम करता है और पर्सन बी अगर ज्यादा काम कर पाता है तो उतना पर्सन काम ज्यादा करवा दो उससे। तो इस वाली सिचुएशन में पर्सन ए अगर 1 यूनिट का वर्क करता है पर डे, तो पर्सन बी कितना करेगा, 40% ज्यादा, यानी 1.4 यूनिट का काम करेगा वो। इस सिचुएशन से अगर मैं देखता हूँ
कि इन्होंने कहा है ए कैन डू द वर्क इन 21 days। जैसे मैंने बोला, मान लो ए कर सकता है 1 यूनिट पर डे, तो 21 days में कितना करेगा? 21 यूनिट का काम कर लेगा वो। तो इसको मैं बोल दूंगा ये मेरा पूरा काम हो गया, दैट इज द टोटल वर्क। अब इसी काम को बी को करना है, इसी काम को बी को करना है, तो सीधी सी बात है वो ज्यादा एफिशिएंट है तो टाइम कम लगाने वाला है, वो मुझे ढूंढना है यहाँ पे। तो हाउ टू फाइंड आउट कि टाइम कितना लगेगा? सीधी सी बात है, टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाई पर डे वर्क कर दूंगा कि बी काम कितना कर पाता है। तो टोटल वर्क इज 21 यूनिट एंड पर डे वर्क कितना कर पाता है वो? 1.4 यूनिट। ठीक है, इसको डिवाइड करते आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स से पॉइंट हटाने के लिए इंटू टेन कर लो और इजी कर लो इसको। तो 210/14 हो गया, दैट व्हाट यू कैन डू। अब तो आ गया आंसर। यू कैन कट इट बाई 7 ऑल्सो। 7 2 जा, 7 3 जा 32। आंसर कितना है? 15 days। दैट इज ऑप्शन 3। You got the answer as 15 days. So that is how it is. So it was about our fifth question जहाँ पे हमने टाइम एंड वर्क के बारे में देखा है. So then there can be question 1 or 2 questions out of time and work in each examination, चाहे वो स्नैप हो चाहे एनमैट एग्जामिनेशन। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने होंगे। सो दैट्स हाउ इट इज। नाउ लेट्स आल्सो सी क्वेश्चन नंबर 4 सो दैट वी कैन गेट टू नो कि हाँ क्या चल रहा है। उनमें से saying efficiently work on, yes 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 right। Okay, let's see the question number 4. The population of a village is 25,000. 1/5 of are females and the rest are males. Now, as they are saying, the total population is 25,000 and 1/5 are females. मतलब 1/5 part यानी 5,000 and the remaining 20,000 are males. Out of that, 5% of males and 40% of females are uneducated. What percentage of whole are educated? ये हमें पता करना है। Now, how should we do this? So to do these type of question easily, what you should do is एक छोटा सा टेबल फॉर्म कर लो। कैसे टेबल बताता हूँ। पहले तो ये देख लो मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, और उनमें से हमें क्या देखना है? एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, ये दोनों चीजें में डिवाइड करना है। एंड द टोटल मेल्स, जैसे कि मैंने अभी बोला, डिवाइड करके कितना आएगा? 5,000 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मेल्स कितने हो जाएंगे? 20,000 और ये 5,000 फीमेल्स हो जाएंगे। टोटल मिला के 25,000 होने वाला है, दैट वी नो। नाउ इन दिस सिचुएशन, जैसा कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 5% ऑफ मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। तो 5% ऑफ कितना? मेल्स 20, 20 का 5% कितना होता है? 1। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 1। यानी 1,000 पीपल आर, सॉरी 1,000 मेल्स आर अनएजुकेटेड। एंड लेट्स टॉक अबाउट फीमेल्स। 40% ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स कितनी है? 5। 5 का 40 कितना होता है? 2। तो वी गॉट टू नो 2,000 फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। हमें किस बारे में बात करनी है? हमें बात करनी है एजुकेटेड के बारे में। तो अब जैसे देख सकते हो 2 + 1 3, बेसिकली 3,000 पीपल इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल आर अनएजुकेटेड। तो आउट ऑफ 25,000 पीपल 3,000 आर अनएजुकेटेड, द रिमेनिंग शुड बी एजुकेटेड ओनली, दैट इज 22,000। तो टू फाइंड आउट द परसेंट व्हाट शुड डू, कि परसेंटेज निकालना है, तो एजुकेटेड अपॉन टोटल इनटू 100, दैट व्हाट वी कैन डू। यहाँ से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 1/5, इफ यू लुक एट द फ्रैक्शन 1/25, तो व्हाट डस सजेस्ट, कितना परसेंट वैल्यू है ये? टेल मी। 1/25, टेल मी, इज इट 4% वैल्यू? यस यस। सो इफ 1/25 इज 4% वैल्यू, देन ऑब्वियस सी बात है 22/25 कितनी होगी? इंटू 4 करना है, दैट्स इट, दैट इज 88% वैल्यू। सो दैट्स हाउ यूल गेट टू नो कि हाँ आपका आंसर होने वाला है 88% वैल्यू। So keep things simple. That is foremost and important thing when you're solving the question. अगर आपने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट किया समझने के टर्म्स में या उसका इक्वेशन फॉर्म करने के टर्म्स में, तो आपका टाइम कंज्यूम होगा, साथ ही साथ आपका दिमाग भी खराब होने वाला है। तो जस्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड ऑल्सो while reading the question you should get to know कि इंफॉर्मेशन में क्या बताया जा रहा है एंड कौन सी इंफॉर्मेशन यूज होने वाली है टू सॉल्व द क्वेश्चन। देयर कैन बी इंफॉर्मेशन जिसका कोई यूज ना हो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आप पहले ढूंढोगे जिसका यूज होने वाला है टू सॉल्व द क्वेश्चन।
So these are the things you should keep in mind. Okay, so these are the questions. If you want to, you can take the screenshot of the question and solve the question. So that's how it is. So this was the PDF. जैसे मैंने क्वेश्चन के टाइप्स बताए, कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं. इन द स्टार्टिंग आई ऑल्सो सेड कि हाँ कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाला है. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि हाँ आपका अप्रोच क्या होना चाहिए रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन. चाहे वो कैट का सॉरी चाहे वो स्नैप का एग्जामिनेशन, चाहे वो एनमेट का एग्जामिनेशन. So that's thing you should keep in mind. Okay. Yes. Okay. So let's see. So he's asking first question ka shortcut. Okay, let's see. Okay. So in the first question, what it's saying, so at least ये क्वेश्चन कितने लाइन का है? 3-4 लाइन का क्वेश्चन है. इसको रीड करने में कितना टाइम लगेगा? लेट्स से 20 to 30 सेकंड लगने वाले हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन. अब इस 20 to 30 सेकंड में क्वेश्चन समझ में आने चाहिए. पहले इंपॉर्टेंट चीज है. क्वेश्चन नहीं समझा तो आपको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है. तो क्वेश्चन समझा तो ही आप इसमें अगले 40 to 30 सेकंड जो भी लगने वाले वो इन्वेस्ट करोगे. नाउ लेट्स ट्राई टू डू दैट क्वेश्चन इन 30 to 40 सेकंड. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन इन 20 सेकंड. तभी ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट में बनने वाला है, अदरवाइज नहीं बनेगा. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिस हैविंग वाई एम्प्लॉयज वाज 48 ईयर्स. अगर वाई एम्प्लॉयज है और 48 ईयर्स है तो सम कितना हो जाएगा? 48 इंटू वाई, क्योंकि सम क्या होता है? सम इंटू नंबर ऑफ वैल्यू. सम निकालने के लिए करते हैं एवरेज इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज. तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी. आगे टू एम्प्लॉयज एज 53 एंड एक्स रेस्पेक्टिवली रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस. मतलब दो लोग गए तो एज माइनस हो जाने वाला है. आगे अ न्यू एम्प्लॉय जॉइन्स 34 ईयर्स. एक नया एम्प्लॉय है, गए कितने? 2, आया 1 है. तो उसका एज 34 है तो वो एडअप हो जाएगा. आगे नेक्स्ट ईयर इन द सेम मंथ एवरेज एज ऑफ 9 एम्प्लॉय वाज फाउंड टू बी 46 ईयर्स. मतलब अगले साल की बात चल रही है. उन 9 एम्प्लॉयज का एवरेज एज कितना है? 46. सम कितना हो जाएगा? 46 इंटू 9 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द न्यू सिचुएशन. ओके. फर्दर इफ देर वर 10 एम्प्लॉयज, देखो अब यहाँ पे ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है 10, तो मुझे इस y का कोई यूज है नहीं है. तो आई यूज दिस वैल्यू 10 फॉर द फर्स्ट मोस्ट इंफॉर्मेशन. तो मेरा सम कितना हो जाएगा फर्स्ट मोस्ट इंफॉर्मेशन के लिए? दैट शुड बी सिंपल 480 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन. मतलब टोटल 10 लोग जब स्टार्टिंग में थे तो सम कितना था? 480. अब इसमें से 2 लोग कितने गए? -53 वाला गया और -x वाला गया. दैट इज ठीक. अब आगे वाली सिचुएशन में जब ये 2 लोग गए और एक नया बंदा कौन सा आया? 34 ईयर्स वाला आया. ये सिचुएशन फॉलो हुई. दैट इज देयर. एंड आगे बताया जा रहा है कि अगले साल कितने लोग? 9 लोग थे जिनका एवरेज 46 था. तो सम कितना बनेगा? 46 इंटू 9. लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कब की है? अगले साल की है. और ये इन्फॉर्मेशन पिछले साल की थी. तो मतलब जो बचे हुए लोग थे अकॉर्डिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन, वो लोग भी एक एक साल बड़े हो जाएंगे. तो इसको सॉल्व करने के बाद +9 भी तो करना पड़ेगा. तो ये आपको कैलकुलेशन को सॉल्व करना है. आफ्टर सॉल्विंग दिस, ऑब्वियस सी बात है, ये इन्फॉर्मेशन बनाने में मुझे कितना टाइम लगा? मुश्किल से 10 से 12 सेकंड या 15 सेकंड लगे. अब इसको सॉल्व करने में मुश्किल से मुझे 20 सेकंड लगना है. दैट्स उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन यहाँ पे है ही नहीं. दैट इज हाउ यू हैव टू डू. एंड यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. दैट इज आई थिंक 56 ईयर्स. ओके. दैट्स हाउ इट शुड बी. ओके. ओके गाइस, सो आस्क मी मोर क्वेश्चंस अबाउट एनी क्वेरी रिगार्डिंग कि कौन सा टॉपिक कैसे करना है, फिर क्या दिक्कत आ रही है. यस प्लीज आस्क. Okay, so if there is no doubt, I hope I cleared most of your queries regarding approach for the con section of SNAP and NMAT examination. Okay, feel free to get in touch with us. You obviously know our number that will be in the description box only. So please keep things simple and you're gonna rock in the examination. Don't burden yourself about doing this, ये भी करना है, वो भी करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना? Keep things simple. You're gonna rock in the examination and do good. Okay. See you guys. Bye bye.